देखो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमें पढ़ाई करनी है व्यापारिक सेल के विषय में। व्यापारिक सेल किन्हें कहते हैं? तो बेटा व्यापारिक सेल जो है वो सभी जानते हैं किन्हें कहते हैं। ऐसे सेल जो आपको मार्केट में से, बाजार में से मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं, ऐसे सारे सेलों को हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक सेल। नाम ही है व्यापारिक सेल, अर्थात व्यापार के दौरान खरीदे या बेचे जाने वाले सेल। और ऐसे सेलों को जो कि व्यापार के दौरान खरीदे या बेचे जा रहे हैं और हमारे घरेलू उपकरणों में यूज में भी आते हैं, हमने ऐसे सेलों को कह रखा है कि ये है सेल व्यापारिक सेल। क्योंकि मैं क्या देखता हूं, गैल्वेनिक सेल तकरीबन किसी के भी घर में अवेलेबल नहीं होगा। विद्युत अपघटनीय सेल लगभग ज़्यादातर घरों में अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं अपने यहाँ जो अपने घरेलू उपकरणों में यूज में आते हैं और बाजारों में अवेलेबल रहते हैं आसानी से। हम ऐसे सारे सेलों को बोलते हैं व्यापारिक सेल। तो मैंने व्यापारिक सेल के विषय में लिख भी रखा है कि वे सेल जो बाजारों में मिलते हैं तथा घरेलू उपकरणों में विद्युत ऊर्जा की पूर्ति करते हैं और घरेलू उपकरणों में हम इनको यूज में ले आते हैं, हम ऐसे सेलों को बोलते हैं व्यापारिक सेल। अब इस जगह मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि सेल और बैटरी, क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या सेल और बैटरी दोनों एक दूसरे से अलग अलग शब्द हैं? क्या सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है? तो विशेष बेटा ध्यान रखना, जब भी कोई सेल अकेले यूज किया जाए, अकेला एक सेल यूज किया जाए, हम इसे तो सेल बोल सकते हैं। लेकिन जब कई सेलों को एक साथ जोड़कर रखा जाए और फिर उसे यूज किया जाए, तब हम उसे सेल नहीं बोलते बल्कि उसे बोलते हैं बैटरी। तो मैं क्या सोचता हूं, बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है कई सेलों का या एक से अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं बैटरी। जब कभी भी कोई सेल एक अकेला यूज किया जाएगा हम उसे सेल कहेंगे, लेकिन जैसे ही एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होगा या तीन सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे या चार या इससे ज्यादा सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, अब हम उसे सेल नहीं बल्कि उस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि ये बैटरी है। तो बेटा ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है, आखिर किसको सेल बोलते हैं और किसको बोलते हैं बैटरी। सेल अकेले यूज में आएगा, बैटरी एक कॉम्बिनेशन है जिसमें से कई सेल जुड़े रहते हैं। अब बात आती है आगे, ये तो सेल बैटरी का हो गया। नेक्स्ट पे आगे पढ़ेंगे, कहता है इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जो व्यापारिक सेल हैं इन्हें तीन श्रेणियों में बेटा बांटा गया है। अब उन तीन श्रेणियों में से कौन कौन सी श्रेणियां मैं देखता हूं। पहला है प्राथमिक सेल, दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल और तीसरे होते हैं तृतीयक सेल। तृतीयक सेलों को हम ईंधन सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तृतीयक वाले में से आप इसको ऐसे सोच सकते हो क्योंकि ईंधन सेल के नाम से ज्यादा फेमस है, मैंने वो रखा है। सबसे पहले प्राथमिक सेल की बात करते हैं। बेटा प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको आप खरीद कर लाते हो और जब आप उन्हें खरीद के लाते हो वो पहले से चार्ज होते हैं। जब भी आप इनको खरीद के लाए वो पहले से चार्ज हैं, आपने उसका यूज किया सेल का, और सेल यूज होते होते डिस्चार्ज होता रहा। एक समय आपको लगा कि अब सेल डिस्चार्ज हो गया है, आपने उस सेल को निकाल के फेंक दिया। अर्थात आप ये जानते हैं कि ये केवल एक बार ही चार्ज था, अब इसको यूज करेंगे, जैसे ही डिस्चार्ज होगा अब इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस सेल को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, हमने इसको फेंक दिया। एक ऐसा सेल जिसको दोबारा चार्ज या आवेशित ना किया जा सके, चार्ज ना किया जा सके, इसका अर्थ है आवेशित ना किया जा सके। तो यदि कोई ऐसा सेल आता है जो अपने पूरे संपूर्ण जिंदगी में, संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार चार्ज होता है जब वो बनाया जाता है, इसके बाद वो केवल क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, अर्थात निरावेशित होता है। चार्ज होना, आवेशित होना, डिस्चार्ज होना अर्थात निरावेशित होना। तो वो सेल क्या था? एक ही बार केवल आवेशित हुआ था, इसके बाद वो केवल निरावेशित होता चला गया और जैसे ही वो पूर्ण रूप से निरावेशित हो गया मैंने उस सेल को फेंक दिया, क्योंकि हम जानते थे अब इस सेल को दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो जिन सेलों को आप दोबारा आवेशित नहीं कर सकते ऐसे सेलों को बोलते हैं प्राथमिक सेल, या अंग्रेजी में इसको बेटा बोलते हैं प्राइमरी सेल। इसको ऐसे भी बोलते हैं नॉन चार्जेबल सेल। मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखा हुआ है। प्राथमिक सेल में से कहता है केवल एक ही बार आवेशित होते हैं,
ये सेल केवल एक बार आवेशित हो सकते हैं, एक बार चार्ज हो सकते हैं, इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते। आप किसी भी माध्यम द्वारा इनको दोबारा आवेशित अर्थात इनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ये केवल एक ही बार चार्ज हुए थे और एक ही बार चार्ज रहेंगे। एग्जाम्पल में अगर देखें तो बेटा पहला एग्जाम्पल इसका है शुष्क सेल, ड्राई सेल। जो आपके यहाँ टॉर्च आती है बड़ी सी, उसमें से लगते हैं शुष्क सेल। दीवार की घड़ियों में शुष्क सेल यूज में आते हैं। रेडियो आपने पुराना उपकरण देख रखा होगा, उस रेडियो में भी शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं देखता हूँ ये जितने भी सेल आपने देखे, ये सारे के सारे सेल केवल आप जब मार्केट से लाते हो तभी चार्ज मिलते हैं आपको। इसके बाद आप बैकअप पे लगाते हो, उपकरण में लगाते हो, उपकरण में सेल खर्च होते हैं और जैसे ही खर्च हो जाते हैं आप उन्हें फेंक देते हो तुरंत। इनको प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल की श्रेणी में रखा गया है। अब एक और सेल लिखा है मरकरी सेल। बेटा मरकरी सेल का एक और नाम है बटन सेल भी कहते हैं, क्योंकि मरकरी सेल जो होता है वो बटन के आकार का होता है, उसको बटन सेल भी कहते हैं। अच्छा, बटन सेल यूज में कहाँ आता है? बहुत सारी चीज़ों में यूज में आता है। एक तो हाथ की घड़ी में, आपने हाथ की घड़ी में देखा होगा एक छोटा सा बटन के टाइप का एक सेल लगा रहता है, हम उसको मरकरी सेल होता है वो। इसके अलावा भी पूछता है कहाँ, तो एक बेटा कान में सुनने वाली एक मशीन आती है, श्रवण सहायक यंत्र उसको बोलते हैं, और श्रवण सहायक यंत्र में इस प्रकार के सेल का प्रयोग करते हैं। और ये मरकरी सेल भी जो होता है बेटा, ये एक ही बार चार्ज आपको मिलता है जब आप खरीद कर लाते हो। इसके बाद जैसे ही डिस्चार्ज होता है आप इसको तुरंत उठाकर फेंक देते हो। तो प्राथमिक सेल हो गया, मेरे ख्याल से आप समझ गए इन बातों को। सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल में चलते हैं। तो द्वितीयक सेल किसको कहते हैं? कहता है द्वितीयक सेल, मैं आपको बताऊं, द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, बार बार चार्ज कर सकते हो। आपने इनको मार्केट से खरीदा, मार्केट में अवेलेबल मिले, आपने इसको यूज किया, यूज करने पर क्या हो गए, निरावेशित या डिस्चार्ज। जैसे ही निरावेशित या डिस्चार्ज हुए, आपको लगा कि अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, आपने कहा तुरंत इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, आवेशन प्रक्रिया के लिए इसको लगा देते हैं। फिर से इसे आवेशित करते हैं, जैसे आवेशित हो गया फिर इसको यूज में लाते हैं, फिर आवेशित करते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर आवेशित करते हैं और फिर से यूज करते हैं। यह प्रोसेस आप एक लंबे समय तक यही करते रहते हो। और ऐसे सेलों का जो जीवन काल होता है वो भी अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। प्राथमिक सेल से सेकेंडरी सेल जो होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। और दूसरी बात, ये चार्ज भी किए जा सकते हैं, अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत बार चार्ज किए जा सकते हैं। और क्योंकि बहुत बार चार्ज किए जा सकते हैं, हमने इनका नाम रखा है द्वितीयक सेल। जैसे मैंने लिखा क्या है, इन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है, इन्हें बार बार चार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात आती है, कौन कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए बेटर रहेगा? तो एक सेल आता है सीसा संचायक सेल, जिसे लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं। दरअसल आपके यहाँ क्या आता है, सीसा संचायक सेल नहीं बल्कि बैटरी आती है। आपने घरेलू इन्वर्टर्स के साथ एक बैटरी या बैटरा लिखा लगा रखा देखा होगा। अब हमने उसको बैटरी या बैटरा क्यों कहा? क्योंकि सीसा संचायक सेल कम से कम उस बैटरी के अंदर या तो 6 जुड़े होते हैं, या तो 3 जुड़े होते हैं, या तो 12। अगर 3 सीसा संचायक सेल आपस में जुड़ गए और बैटरी बनाई, 6 वोल्ट की बैटरी बनकर तैयार होती है। 6 सीसा संचायक सेलों को अगर जोड़ा गया आपस में तो 12 वोल्ट की बैटरी तैयार होती है। और जैसे हमको इससे भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर 24 वोल्ट की बैटरी बनाई जाती है, लेकिन उसमें से 12 सीसा संचायक सेलों को आपस में जोड़ा जाता है। तो जब घरेलू इन्वर्टर्स में यूज में आ रही है बैटरी, उसको सेल नहीं बोलेंगे, वो बैटरी है। और उस बैटरी में बहुत सारे सीसा संचायक सेल क्या होते हैं, लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और आपने देखा होगा उस बैटरी को आप ना जाने कितनी बार चार्ज करते हो, कई वर्षों तक भी चलती है। ये स्थायी भी बहुत अधिक रहती है। डिस्चार्ज हुई, आपने तुरंत चार्जिंग की उसकी और फिर से यूज किया, डिस्चार्ज हुई, फिर से चार्ज हुई, फिर यूज किया, और ऐसा करते करते आप कई वर्षों तक लगातार इसका यूज करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट, लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल भी एक प्रकार की ऐसी बैटरी है जिसको, या सेल है जिसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं। आवेशित होने वाली लाइटों में लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज तो लिथियम आयन बैटरी का किया जाता है, या लिथियम आयन सेल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स में। मोबाइल फ़ोन्स में आप देखोगे तो अधिकांश मोबाइल फ़ोन में ऐसा लिखा होगा लिथियम आयन सेल या लिथियम आयन बैटरी। अगर लिथियम आयन बैटरी भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि लिथियम आयन के कई सेल आपस में मिले होंगे और तब जाकर बना होगा लिथियम आयन का बैटरी। तो लिथियम आयन का जो बैटरी होता है या सेल होता है, इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा मोबाइल की बैटरी जो होती है उसको चार्ज करके के हम लोग कई वर्षों तक चला सकते हैं उसे। नेक्स्ट एक और आता है एल्कलाइन सेल। एल्कलाइन सेल भी बेटा इसी श्रेणी में आया हुआ सेल है जिसको आप बार बार क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है, थर्ड पार्ट है ईंधन सेल। फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल को कुछ ऐसे समझ सकते हैं। फ्यूल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम किसी फ्यूल को जलाते हैं। फ्यूल का मतलब है ईंधन से। किसी फ्यूल को जलाते हैं और उस फ्यूल से उत्पन्न ऊर्जा को हम चेंज करते हैं विद्युत ऊर्जा में। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं। फ्यूल सेल करता क्या या ईंधन सेल क्या करता है? ईंधन सेल में हम किसी एक पर्टिकुलर ईंधन को जलाते हैं और उस ईंधन से जलने से प्राप्त एनर्जी को हम चेंज करते हैं विद्युत ऊर्जा में, या उस ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को बनाने में किया जाता है। तो कोई ऐसा सेल जिसमें एक पर्टिकुलर फ्यूल को हम लोग जलाएंगे, उस फ्यूल से मिली ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। हम इस प्रकार के सेल को, इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार के उपकरण को बोलेंगे ईंधन सेल, या अंग्रेजी में इसको फ्यूल सेल बोलते हैं। मैंने लिख भी रखा है, ईंधन की मदद से जो ईंधन सेल होता है, ये ईंधन या फ्यूल की मदद से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये जो सेल होते हैं ये ईंधन की मदद लेते हैं, उसे जलाते हैं, उससे प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और इस प्रकार से सेल विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है हमें। वो पूछता है कि क्या ईंधन सेल का कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। पहला ईंधन सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है पहला, जो अपने कोर्स में भी है बेटा। हम इस सेल को क्या करेंगे? पढ़ेंगे डिटेल से। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सेल हैं लेकिन वो अपने क्योंकि कोर्स में नहीं है हम उनको पढ़ेंगे नहीं। जैसे कौन सा है? मेथनॉल ईंधन सेल। एक मेथनॉल ईंधन सेल भी है जिसमें से मेथनॉल नाम के फ्यूल को हम जलाएंगे और उससे प्राप्त एनर्जी को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये सेलों को जो है वो 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। और इस बात को भी हम लोगों ने पढ़ा कि व्यापारिक सेल क्या होते हैं। तो और एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम सेल को ही बैटरी समझ बैठे, लेकिन नहीं, अगर एक से ज्यादा सेलों को एक साथ जोड़ दिया गया है वो सेल नहीं बल्कि अब क्या हो गया है? बैटरी हो गया है। अब इन सारे सेलों को पढ़ने से में से क्या करते हैं, कुछ विशेष सेल हम लोगों को इनमें से पढ़ने हैं, जिनमें से मैं सबसे पहले प्राथमिक सेल को पढ़ना स्टार्ट करूंगा। और उस प्राथमिक सेल में से सबसे पहला सेल रहेगा शुष्क सेल। और मैंने इधर की ओर हेडिंग भी डाल रखी है शुष्क सेल। इसको ड्राई सेल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है लेक्लांसे सेल, इसे भी कहते हैं। लेक्लांसे सेल के नाम से भी इसे जानते हैं। और मैं क्या सोचता हूँ, लेक्लांसे सेल या शुष्क सेल ये वो सेल है बेटा जो घरों में रेडियो में यूज में आता है, टार्च में यूज में आता है और दीवार घड़ियों में यूज में आता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे रिमोट्स में भी इसका यूज होता है। टेलीविज़न या डिश टीवी के रिमोट में भी इसका यूज करते हैं इस सेल का। तकरीबन ऐसा ही होता है। अब मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं कि किसी भी सेल को पढ़ने से पहले आपको सेल के विषय में 3 चीज़ों का नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी है। यदि आप किसी सेल में 3 बातों को जानते हैं तो फिर आपके लिए सेल को पढ़ना आसान है और इंटरेस्टेड भी है, अच्छा भी लगेगा आपको। क्या क्या आपको सेल में आनी चाहिए? 3 चीज़ें कौन कौन सी हमें प्राप्त होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि आप इस बात को जानते हैं सेल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला मैं बोलूँ एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा विद्युत अपघट्य, जिसमें एनोड और कैथोड को डुबाया गया है। ऐसा पहले भी हम लोगों ने सेल में पढ़ा था। जब हम लोगों ने सेल पढ़े थे तो डैनियल सेल आपको याद होगा पढ़ा था। तो डैनियल सेल में 3 आप बातें मुख्य थी। पहला एनोड क्या है, उस पर होने वाली रिएक्शंस कौन सी हैं, कैथोड क्या है, उस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, और लास्ट में कि इस सेल को बनाने में सेल के एनोड और कैथोड को जिस इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया गया है वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो 3 चीजें, एनोड, कैथोड और वो विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, वो चीजें भी पता होनी चाहिए। और फिर इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा हमें सेल का यूज पता हो,
अच्छा है। सेल के इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं पता होनी चाहिए, वो भी पता रहना चाहिए हमें। लेकिन मुख्य 3 चीजें अगर पता है, बाकी आप सारी चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कि हमें कौन कौन से इलेक्ट्रोडों को पढ़ना है या कौन कौन सी चीजें हमें नॉलेज में रहनी चाहिए। तो हम एक एक चीज को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे यहां एनोड का कार्य कौन करता है, ये बात पहले नंबर पर पता होनी चाहिए। तो बेटा अपना जो शुष्क सेल होता है ये पूरे एक प्रकार के कप पर बना होता है। कप का मतलब समझते हो ना, एक प्रकार के बर्तन पर बना होता है, और वो बर्तन बनता है जिंक का। बर्तन किसके आकार का होता है, कप के आकार का होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो जिंक का पात्र, या मैं लिख सकता हूं ये जिंक का एक प्रकार का क्या होता है, कप। ये पूरा बर्तन कप के जैसा होगा और वो बर्तन बना होगा जिंक का, और ये जिंक का पात्र या जिंक का कप ही कार्य करेगा एनोड का। तो मैं क्या लिख देता हूं, एनोड का कार्य करता है जिंक का पात्र, या मैं बोल रहा था आप पात्र नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये जिंक का जो कप आपको दिखाई दे रहा है ये कार्य करता है एनोड का। एनोड का अर्थ है ये सेल के निगेटिव टर्मिनल का वर्क करेगा। अब सेल के निगेटिव टर्मिनल का वर्क क्यों करेगा, इसको भी देखेंगे क्यों करेगा, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हम एनोड के विषय में जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, अब इकट्ठा करेंगे कैथोड, कि हमारे इस ड्राई सेल में कैथोड का कार्य कौन सा इलेक्ट्रोड कर रहा है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, शुष्क सेल को कभी अगर आप पुराने खराब हुए शुष्क सेल को आप खोल करके देखोगे, खोल करके देखने पर आपको क्या मिलेगा, एक ग्रेफाइट की रॉड अंदर पड़ी हुई है और उसके ऊपर चारों ओर ब्लैक कलर का एक पाउडर भरा हुआ है। तो वो ग्रेफाइट की रॉड और चारों ओर उपस्थित वो जो पाउडर है वो कार्य करता है कैथोड का। तो मैं क्या लिखता हूं, ग्रेफाइट की रॉड को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कार्बन छड़, प्लस, और वो जो पाउडर मैं बोल रहा था वो पाउडर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का और कार्बन का चूर्ण। ये सब मिलकर, ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं काहे का, कैथोड का। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन एनोड का वर्क कौन करता है, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन कैथोड का वर्क करता है कौन है। तो कैथोड का वर्क कौन करता है, ग्रेफाइट की वो बीच में पड़ी हुई रॉड, उसके चारों ओर भरा हुआ पाउडर, ये पाउडर किसका होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का। तो मैंने लिख भी रखा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन का, और ग्रेफाइट की छड़ आप लिख सकते हैं, या मैंने कार्बन की छड़ लिख दी है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एनोड का पता हो गया, कैथोड का पता हो गया। एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, या जिसको हम एक विशेष नाम से और जानते हैं, कहते हैं विद्युत अपघट्य। कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा विलयन, एक ऐसा घोल जिसमें से आपने एनोड और कैथोड को क्या कर रखा है, डुबा रखा है। और क्योंकि जब आपने इस घोल में एनोड और कैथोड को डुबाया था तो ही एनोड और कैथोड जो है इस घोल से अभिक्रिया करके आवेशित हो रहे थे और बैकअप दे रहे थे, विद्युत ऊर्जा बना पा रहे थे। तो उस घोल के विषय में लिखना है। तो बेटा ये घोल याद रखना, NH4Cl और जिंक क्लोराइड, इन दोनों का होता है बेटा पेस्ट। तो मैंने देखो यहां लिख रखा है कि और कोई पूछता भी है कि विद्युत अपघट्य का काम कौन करेगा, तो मैं बताऊंगा NH4Cl, अर्थात इसको नौसादर भी बोलते हैं। नौसादर और जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट होता है वो कैथोड और एनोड दोनों के बीच में भर दिया जाता है, और कैथोड और एनोड जैसे ही इस विद्युत अपघट्य के कांटेक्ट में आते हैं, कैथोड और एनोड दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करना स्टार्ट करने लगते हैं। और जब दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कौन कौन, कैथोड और एनोड, किसके साथ करते हैं, विद्युत अपघट्य के साथ करते हैं, तो कैथोड पर अलग प्रकार का आवेश आ जाता है, एनोड पर अलग प्रकार का आवेश आ जाता है, और इस आवेश के आने पर ही तो सेल कार्य करेगा, विद्युत ऊर्जा देगा। अगर इलेक्ट्रोडों पर अर्थात कैथोड और एनोड पर आवेश नहीं आएगा वो वर्क नहीं करेगा। तो अभी देखते हैं कौन कौन से प्रकार का आवेश या कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है एनोड पर जब वो विद्युत अपघट्य के कांटेक्ट में आता है, कौन सी अभिक्रिया होती है कैथोड पर जब वो विद्युत अपघट्य के कांटेक्ट में आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक
अभिक्रियाएं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी सेल के लिए। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में से बेटा कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है? तो सबसे पहले हमको रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है जो कि एनोड पर होगी। अब एनोड पर कौन सा था पदार्थ? तो एनोड तो जिंक का कार्य कर रहा, जिंक एनोड का कार्य कर रहा था। और जिंक जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आता है, जिंक इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आते ही चेंज हो जाता है Zn डबल पॉजिटिव चार्ज में। अर्थात जिंक जो है वो धीरे धीरे प्लेट से छूटकर, इस पात्र से छूटकर घोल में जाने लगेगा। मैंने पहले भी बता रखा था, आयंस का अर्थ होता है सॉल्यूशन में, घोल में उपस्थित अवयव, और जबकि परमाणविक रूप या आणविक रूप का अर्थ होता है यह पदार्थ प्लेट के सॉलिड के रूप में है, ठोस के रूप में है। यह बात सेलों के लिए याद रखें। अभी जिंक सॉलिड के फॉर्म में था, पात्र के रूप में था, लेकिन थोड़ी देर बाद अभिक्रिया करते ही जिंक आयन के रूप में हो गया, अर्थात ये घोल में चला गया। और घोल में चला गया तो देखो, घोल में जाने पर ये आयन बनाएगा। क्योंकि आयन बनाएगा, इसको समझा जा सकता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। अब 2 काम कर सकते थे, या तो जस्ट बगल में वो त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, और या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर माइनस कर दीजिए कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, निकल गए, तो Zn डबल प्लस बना। और या मैं क्या सोचता हूं, यहां अगर आप -2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहते, एक तो -2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो इसको मत लिखिए। अगर आप यहां इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स को यहां उठा कर रख दीजिए, दोनों सेम चीजें हैं। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई जो एनोड पर होगी अभिक्रिया। तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया याद रखें। अच्छा, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया कोई पूछेगा ये अभिक्रिया कौन सी है, तो क्योंकि बेटा मैं क्या सोचता हूं, पदार्थ प्लेट से निकलकर घोल में जा रहा, अर्थात प्लेट धीरे धीरे घोल के रूप में चेंज हो रही। प्लेट का घोल के रूप में चेंज होने का मतलब जिंक का जो ये बर्तन होगा ये धीरे धीरे घोल में चला जाएगा। घोल में जाने का अर्थ है ये बर्तन धीरे धीरे खराब हो जाएगा, और खराब होने की अभिक्रिया को आप बोलते हैं ऑक्सीकरण। और क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मैंने इसमें ऑक्सीडेशन लिख रखा है। ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया, लेकिन आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान कैसे करनी है, मुख्य इसको ध्यान देते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा वो अपचयन अभिक्रिया होगी। बाकी हर एक बात को एक किनारे रख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा हम उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया बताएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला इलेक्ट्रोड है कैथोड। और अब बात करते हैं बेटा कि कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है। तो कैथोड पर बेटा, कैथोड तो कई चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन उसमें से क्या है कि कार्बन की रॉड या कार्बन का चूर्ण अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि कार्बन की क्षण कार्बन का रॉड चूर्ण अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम उसकी अभिक्रिया दिखाएंगे भी नहीं। तो अभिक्रिया कौन करता है? कैथोड में उपस्थित MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? NH4 आयन से। अब कहोगे सर जी NH4 आयन से क्यों? साथ में NH4Cl भी तो लिखा था। तो बेटा Cl आयन का कोई खास यूज नहीं है, कोई विशेष यूज नहीं है, इसलिए मैंने उसको लिखा भी नहीं है। मैं क्या लिखता हूं, मैं केवल उन आयंस को या उन कंपोनेंट को ले लेता हूं जिनकी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जो अभिक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं पदार्थ, उनकी अभिक्रिया लिखने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, अपने ही लिए परेशानी बढ़ा लेना है। तो जो NH4Cl में से NH4 पॉजिटिव आयन है वो MnO2 से अभिक्रिया करता है। कैसे अभिक्रिया करता है इसको ध्यान देते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन इसको निकाल के दे देता है। जैसे हाइड्रोजन निकाल के देगा बेटा, इसको ले सकते हैं MnOOH। 2 O थे, अभी भी 2 O लिखे हैं, एक H इसको मिल गया। अब मैं क्या सोचता हूं, एक H अगर इसको मिल गया, अब बचता क्या है यहाँ? तो बेटा बचता है NH3। अभी मैं क्या सोचता हूं, इस दौरान अगर इन दोनों अभिक्रियाओं में से नीचे वाली अभिक्रियाओं को ध्यान से देखा जाए तो ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि इधर पॉजिटिव चार्ज था, एक धनावेश था, लेकिन राइट साइड पे किसी भी प्रकार का धनावेश उपलब्ध नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन को जोड़कर इस धनावेश के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश से इन दोनों को एक दूसरे से समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से आवेश बैलेंस भी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जिंक का कप ये उधर लिखा है, अभिक्रिया इतनी है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में से क्या हुआ, इस प्रकार से अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जुड़ रहा है,
बाईं ओर जुड़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है ये अपचयन अभिक्रिया है, और अपचयन की अभिक्रिया को भैया हम रिडक्शन बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में RED, रिडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन के लिए OX है, रिडक्शन के लिए RED को लिख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगी ये अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोगों से डिमांड किया जाता है कि हमको एनोड और कैथोड की अभिक्रिया तो लिख के दिखाओ ही, हमें संपूर्ण सेल में होने वाली अभिक्रिया को भी दिखाइए। तो संपूर्ण सेल में होने वाली अभिक्रिया को दिखाना है बेटा। तो संपूर्ण सेल में होने वाली अभिक्रियाओं को दिखाने के लिए एनोड की अभिक्रिया और कैथोड की अभिक्रिया को आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के दौरान इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जो एरो का साइन है, तीर का निशान है, ये तीर का निशान काम करता है बिल्कुल जैसे कि मैथ में समीकरणों को हल करते समय बराबर का निशान कार्य करता है। वहां बराबर के निशान को यूज किया जाता है, यहां तीर के निशान का यूज किया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, और आपको पता भी होना चाहिए कि अभी तीर का निशान यूज किया गया है। पुराने समय की केमिस्ट्री में हम तीर के निशान की जगह पर बराबर के निशान का ही प्रयोग करते थे। फिर अब क्या हुआ, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में हम लोग एरो के साइन का प्रयोग करते हैं। तो जोड़ने का तरीका देखो कैसा है कि लेफ्ट पे लेफ्ट वाले अवयव जुड़ जाएंगे, तीर के राइट साइड पे लिखे हुए राइट साइड के अवयव आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन इस दौरान भी अभिक्रिया में आवेश की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। कैसे कि क्योंकि मैं ऊपर देखता हूं इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 इकाई आवेश का स्थानांतरण, मैं नीचे वाले अभिक्रिया को देखता हूं तो 1 इकाई आवेश का स्थानांतरण, तो यही तो बैलेंस नहीं है। तो एक काम करेंगे, हम नीचे वाले समीकरण पे 2 का क्या कर देंगे, गुणा। तो कैथोड पर 2 का गुणा किया गया है, इसको ध्यान रखना, 2 का गुणा कर दिया गया कैथोड पर, और फिर इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल कर देगा, बचता क्या है, Zn प्लस 2 का गुणा होने वाला है 2Mn, और 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2NH4 पॉजिटिव आयन। एरो का साइन दूसरी ओर चलते हैं बेटा, Zn डबल प्लस, क्योंकि Zn डबल प्लस वाले इक्वेशन पर तो ऐसे ही लिख देना था, लेकिन गुणा करना था 2 का नीचे वाले इक्वेशन पर, तो 2Mn OOH प्लस NH3, और वो भी NH3 में से 2 का गुणा। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो लिखी है ये सेल पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। अब सेल पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के अतिरिक्त भी हमें और चीजें पता करनी चाहिए। क्या पता करनी चाहिए कि इस सेल का विभव क्या होता है। तो बेटा इस ड्राई सेल का विभव लगभग, एक सेल का विभव 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, तकरीबन 1.5 वोल्ट होता है एक ड्राई सेल का विभव, अर्थात कैथोड, एनोड और कैथोड या कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर। अभी एक और चीज लिखते हैं कि इसका उपयोग कहां करते हैं। तो क्योंकि ये उपयोग वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल आसान है, ये आप भी लिख सकते हैं। देखो क्या क्या उपयोग लिख सकते हैं। रेडियो में शुष्क सेल का प्रयोग करते थे, दीवार घड़ी में, रिमोट में, और बहुत सारे इसके यूज हैं जिनको आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने इतने यूज लिख रखे हैं। एक काम करते हैं, इस ड्राई सेल को पढ़ ही चुके हैं, इसको नोट करते हैं। एक और सेल को पढ़ते हैं, इस सेल को पढ़ते हैं, क्या नाम था इसका, मरकरी सेल को। तो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। अगला सेल है बेटा मरकरी सेल। मरकरी सेल को एक और नाम से जानते हैं, पारद सेल भी कहते हैं। पारद क्योंकि मरकरी का ही एक नाम है पारा या पारद, क्योंकि मरकरी का ही एक नाम पारद या पारा है, इसलिए हम इसको पारद सेल के नाम से भी जानते हैं। और पारद सेल का एक और नाम है बटन सेल। तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बटन सेल। बटन सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये भी एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। और मैंने बोला था किसी भी सेल को पढ़ने के लिए आपको 3 बातें जान लेनी बिल्कुल जरूरी है। कौन कौन सी, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और तीसरा वो इलेक्ट्रोलाइट कौन है।
याद रख सकते हैं। तो इससे भी अच्छा रहेगा कि आप ये भी चीज़ें याद रखें कि एनोड पर होने वाली विक्रिया और कैथोड पर होने वाली विक्रिया क्या है, उपयोग क्या है, और साथ में एक चीज़ वोल्टता कितनी है इसकी। तो मैंने यहाँ एक सेल का फिगर बना रखा है। अब अच्छा, मैं क्या देखता हूँ कि इस सेल में से होता क्या है। सेल में सबसे पहले सेल दो भागों से मिलकर बना होता है। बेटा ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर वाला भाग और इस लाइन से नीचे वाला भाग। इस लाइन से ऊपर वाला भाग एनोड का होता है और इस लाइन से नीचे वाला भाग जो होता है वो कैथोड का होता है। क्योंकि इस वाली लाइन से ऊपर और नीचे इलेक्ट्रोड अलग अलग हैं, इसलिए मैंने इस भाग को नाम दिया है पृथक्कारी है। पृथक्कारी का मतलब ये एक ऐसा भाग है जो एनोड और कैथोड को एक दूसरे से अलग कर देता है, इसलिए इसका नाम पृथक्कारी है। अब इस सेल में जो एनोड का कार्य है वो जिंक और मरकरी का मिश्र धातु करता है। अब ये जिंक और मरकरी के मिश्र धातु को एक और नाम से जानते हैं। देखो याद रखो, अगर जिंक और मरकरी एक साथ लिखा गया है या फिर ऐसे लिख दिया गया है तो इसको कहते हैं जिंक अमलगम। जिंक अमलगम, ये विशेष याद रखना। देखो मैं यहां से बताता हूं अमलगम इसका नाम क्यों पड़ा। अमलगम का अर्थ क्या होता है, जिंक अमलगम का अर्थ क्या है। जब भी कभी दो धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उस मिश्रण को बोलते हैं मिश्र धातु। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब किन्हीं दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं तो जो मिश्रण बनकर तैयार हुआ है उसे या तो मिश्र धातु कहते हैं या मिश्रातु कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एलॉय। पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज विशेष ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन अगर किसी एक धातु को पारा के साथ मिला दिया जाए तो पारा के साथ धातु के मिलने पर जो भी मिश्र धातु बनती है उसे हम अमलगम कहते हैं। मतलब मैं क्या सोचता हूं, अगर किसी भी मिश्र धातु में एक धातु पारा मिली हुई है तो फिर उस मिश्र धातु को क्या बोलेंगे हम, अमलगम। जैसे अगर सोडियम के साथ पारे को मिला दिया जाए तो सोडियम और पारे के मिलने से बनी धातु को हम क्या बोलेंगे, सोडियम अमलगम। इस बात को विशेष ध्यान रखना, यह सोडियम अमलगम है क्योंकि सोडियम और मरकरी को आपस में मिलाया गया है, सोडियम अमलगम कहलाएगा। पोटेशियम को मरकरी के साथ मिला दिया जाए, पोटेशियम अमलगम है। किसी भी मेटल को अगर मैं लिख भी देता हूं यहां, कोई भी मेटल आपके पास है, धातु है, अगर आप उसको मरकरी के साथ मिलाते हो तो धातु और मरकरी आपस में मिलकर जो भी बनाकर तैयार करते हैं इसे हम कहते हैं अमलगम। अमलगम में भी किसका पढ़ेंगे, धातु अमलगम। धातु का मतलब मरकरी का नाम नहीं लेना है, उस धातु का नाम लेना है जो मरकरी के साथ मिली। जैसे इसका नाम क्या पढ़ेंगे, सोडियम अमलगम। अमलगम का मतलब है मरकरी साथ में मिलाया गया होगा। तो समझ गया अमलगम क्या होता है। तो जिंक और मरकरी का अमलगम को भरा गया, अर्थात जिंक के अमलगम का अर्थ है जिंक को मरकरी के साथ मिलाकर भरा गया है। यह कार्य करेगा एनोड का। कैथोड के रूप में कौन कार्य करेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को कार्बन के चूर्ण के साथ मिलाएंगे, एक पेस्ट बनकर तैयार होगा, वो पेस्ट भर दिया जाएगा और ये कार्य करेगा कैथोड का। अब तीसरी चीज क्या, इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा उन दोनों के बीच में भरा हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। तो क्योंकि मुझे इतनी बातें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं इनका। इनको अगर सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे कि एनोड। तो बेटा एनोड के विषय में अगर मैं लिखूंगा एनोड का कार्य कौन करता है, तो एनोड के विषय में मैं क्या लिखूंगा, जिंक, मरकरी, ये कार्य करता है एनोड का। अभी ऐसा भी लिए जिंक मरकरी, जिसको हम कहते हैं जिंक अमलगम, ये कार्य करेगा एनोड का। अभी बात कर लेंगे कैथोड का कार्य कौन करेगा। तो बेटा कैथोड का कार्य मैंने लिखा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का जो चूर्ण होता है उसको आपस में मिलाते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस जो कार्बन का चूर्ण होता है
ये कार्य करता है कैथोड का। तो ये कैथोड की इंफॉर्मेशन हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन किसकी लिखनी थी? विद्युत अपघट्य। ये तो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि विद्युत अपघट्य तो ही कैथोड और एनोड पर अभिक्रिया करेगा। विद्युत अपघट्य, तो बेटा इस सेल में विद्युत अपघट्य का कार्य करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। ये पेस्ट जो होगा वो कार्य करेगा विद्युत अपघट्य का। अगर हम एनोड को जान चुके हैं, कैथोड को जान चुके हैं और इस बात को भी जान चुके हैं कि विद्युत अपघट्य कौन सा है, तो हम क्या चाहेंगे कि अब रासायनिक अभिक्रियाओं को भी कंप्लीट कर लिया जाए। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो उनको लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाएगी जो एनोड पर संपन्न हो रही है, या ऐसे बोल सकते हैं एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। एनोड पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी इसको देखते हैं। तो बेटा एनोड पर जिंक मरकरी का अमलगम यूज किया गया। आप ब्रैकेट के अंदर भी मरकरी को लिख सकते हो और ऐसे साइड में भी लिख सकते हो। ब्रैकेट लगाना ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जरूरी है, चाहो तो लिख लो ब्रैकेट के अंदर, नहीं लिखते तो नहीं लिख लो। यह अभिक्रिया करेगा विद्युत अपघट्य क्या है? KOH। तो विद्युत अपघट्य KOH में उपस्थित आयन से अभिक्रिया करेगा। तो कैसे आयन से अभिक्रिया करेगा? विद्युत अपघट्य में उपस्थित OH आयन जो कि KOH से लिया गया है, और KOH में उपस्थित आयन क्या करेगा? Zn KOH के दो आयनों से अभिक्रिया करके सबसे पहला बना लेगा ZnO। अगर बेटा Zn एक O से अभिक्रिया कर लेता तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा H2O। और बेटा मैं क्या सोचता हूं मरकरी का, क्योंकि मरकरी अभिक्रिया नहीं करेगा, हम इसकी अभिक्रिया को आगे दिखाएंगे भी नहीं। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं कि अभिक्रिया में से इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कैसे करेंगे? मैं तीर के निशान की अगर लेफ्ट साइड पे देखता हूं तो 2 इकाई ऋणावेश है, लेकिन राइट साइड पे किसी भी प्रकार का इकाई ऋणावेश नहीं है। तो क्योंकि यहां 2 इकाई ऋणावेश है, 2 इलेक्ट्रॉन को राइट साइड पर जोड़ते हुए 2 इकाई ऋणावेश वहां भी बना लेते हैं। अब 2 इकाई ऋणावेश अगर राइट साइड पर जुड़ा है, इसका मतलब है इस अभिक्रिया के दौरान 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है, यह अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण। तो मैंने ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के लिए यहां साइन बना रखा है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं कि दूसरे इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कैथोड पर। अब कैथोड किसका बना उस पर अभिक्रिया करेंगे, तो देखते हैं क्या है। तो कैथोड पर अभिक्रिया करता है HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड, या इसको बोल सकते हैं मरकरी का ऑक्साइड अभिक्रिया करता है। और मरकरी का ऑक्साइड अभिक्रिया किससे करता है? ये जल के मोल को लेता है H2O को, और बेटा एक और काम करता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों को भी ग्रहण करता है। अच्छा, इस अभिक्रिया से एक बात का अंदाजा लगता है, एनोड ने जो 2 इलेक्ट्रॉन और जल बनाकर तैयार किया था, जल अब कैथोड को चाहिए वही, और वो इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने त्यागे थे वो इलेक्ट्रॉन अब कैथोड ग्रहण कर रहा है। अभिक्रिया में से मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो पहले इलेक्ट्रोड के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, और जल का भी यही हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन ने त्यागा था, दूसरा उसको बनाकर तैयार कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। अब बेटा अगर इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया को देखें तो इस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले Hg मरकरी अलग हो जाएगा। बेटा H2O अगर इस O से अभिक्रिया करेगा तो बनाकर तैयार करेगा 2OH माइनस, और बेटा इस प्रकार से OH माइनस बनाकर तैयार करेगा तो 2 इकाई ऋणावेश तो लेफ्ट पे भी है, 2 इकाई ऋणावेश राइट पे भी है, अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब ये अभिक्रिया एनोड और कैथोड पर हो गई। लेकिन अगर कभी हमसे आ जाता है कि सेल पर अभिक्रिया बताइए, इस सेल पर कौन सी अभिक्रिया होती है? सेल पर अभिक्रिया को निकालने के लिए आप दोनों अभिक्रियाओं को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्योंकि अभी देखने वाली बात क्या थी, कुछ देर पहले मैं कह रहा था 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने त्यागे हैं, कैथोड उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। अगर कैथोड उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है अपचयन, और इसको RED रिडक्शन से इंडिकेट करते हैं।
अब सेल की अभिक्रिया को निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं। अच्छा, दोनों को जोड़ने में नॉर्मली जोड़ा जा सकता है, क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अर्थात आवेश की मात्रा बैलेंस है। और क्योंकि आवेश की मात्रा बैलेंस है, हमें किसी भी इस अभिकरण में किसी भी नंबर से गुणा नहीं करना है, सीधे दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ने में मैंने बोला था कि आप तीर के निशान को बराबर के निशान की तरह ही यूज करें। इधर क्या रहेगा, Zn Hg प्लस 2OH को कैंसिल कर देगा, H2O को कैंसिल कर देगा, तो ZnHg प्लस HgO। उधर मैं देखता हूं क्या मेरे पास बचता, तो उधर बचता है ZnO प्लस Hg। तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अभी इस अभिक्रिया में से बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या याद रखना है, हमने जब सेल की संपूर्ण अभिक्रिया को देखा, ये ऊपर वाली अभिक्रिया को छोड़ दो, उसका कोई अर्थ है इस समय के लिए नहीं है, समझने के लिए अभी इसको थोड़ी देर के लिए समझते हैं। क्या समझते हैं इससे? जब मैंने सेल की संपूर्ण अभिक्रिया को देखा, मुझे सेल की उस संपूर्ण अभिक्रिया पर ना तो कोई धन आयन मिलता है, ना ही कोई ऋण आयन मिलता है। अर्थात सेल की संपूर्ण अभिक्रिया में किसी भी प्रकार का आयन उपस्थित नहीं है। अगर सेल की संपूर्ण अभिक्रिया में किसी भी प्रकार का आयन उपस्थित नहीं है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेल का जो वोल्टेज तैयार होगा वो किसी भी आयन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो सेल का वोल्टेज आयन की सांद्रता पर क्यों निर्भर नहीं करता? क्योंकि सेल की अभिक्रिया भी आयन पर निर्भर नहीं कर रही है। सेल की अभिक्रिया में कोई आयन नहीं है। जब सेल की अभिक्रिया में आयन नहीं, तो सेल की वोल्टता आयन पर निर्भर भी नहीं करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। क्या तैयार कर लेना चाहिए? इंपॉर्टेंट नोट है ये। इस सेल की जो वोल्टता होती है, वोल्टता का मान कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। परिवर्तित का मतलब कभी नहीं बदल सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, एक और मैं बात यहीं पे जोड़ देता हूं। अगर सेल की अभिक्रिया में कोई आयन आता तो वोल्टता क्यों चेंज होती है, मैं बताता हूं। देखो, अगर सेल में आयन आ जाता तो आयन के आने पर आयन की सांद्रता कभी बढ़ती भी और कभी घटती भी। अगर आयन की सांद्रता घटती बढ़ती तो उस आयन का आवेश भी तो बढ़ता घटता, और आवेश जब बढ़ता घटता तो सेल के वोल्टता में परिवर्तन आने के चांस थे। क्योंकि यहां पर सेल की संपूर्ण अभिक्रिया में कोई आयन ही नहीं है, इसलिए चार्ज के बढ़ने और घटने का कोई अर्थ उत्पन्न ही नहीं होता। और क्योंकि कोई अर्थ उत्पन्न नहीं होता, इसलिए मैंने लिख रखा है सेल की वोल्टता कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। और मैं ये भी लिख देता हूं क्यों परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि सेल अभिक्रिया में, जो सेल की अभिक्रिया लिखे हैं, सेल अभिक्रिया में कोई भी आयन उपस्थित नहीं है। कोई भी आयन उपस्थित नहीं है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि इस सेल पे जो वोल्टेज होता है वो आयनों पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि आयनों पर डिपेंड नहीं करता है, सेल की वोल्टता कभी चेंज नहीं होने वाली है। सेल हमेशा एक सेम वोल्टेज देता रहेगा। कितना वोल्टेज देता रहेगा, तो इस पर बात कर लेते हैं। सेल की वोल्टता कितनी होती है? सेल की वोल्टता होती है 1.35 वोल्ट। एक मरकरी सेल या एक पारद सेल या एक बटन सेल जो होता है वो 1.35 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। अभी एक और लास्ट में यूज क्या है इसके,
उपयोग। तो बेटा इस सेल का उपयोग कहाँ करते हैं? हाथ घड़ी में और श्रवण सहायक यंत्रों में, श्रवण सहायक यंत्रों में। तो इस प्रकार से सेलों का यूज किया जाता है। अन्य भी बहुत सारे सेल ऐसे, अन्य भी बहुत सारे यूज हैं इस प्रकार के सेल के, बहुत सारे उपकरणों या मशीनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के जो सेल बच जाते हैं, जैसे द्वितीयक सेल बचा जाता है, इनको पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।